इंटर्नशिप एक बहुत सशक्त माध्यम है, जहाँ से आप लोगों को रियल लाइफ प्रॉब्लम से जुड़ सकते हैं। मुझे खुद को ध्यान है कि मेरे साथ भी कई लोगों ने इंटर्नशिप की और हमेशा मैंने ये कोशिश की कि उनको उस वक़्त ये लगना चाहिए कि वो वास्तव में प्रोफ़ेशन में हैं। अगर आप ये फ़ील करने लग जाओ कि आप वास्तव में प्रोफ़ेशन में हो, तो आप उस तरह से सोचने लग जाओगे। तो इंटर्नशिप को दोनों तरह से स्टूडेंट को भी सीरियसली लेना चाहिए और जहाँ इंटर्नशिप की जा रही है, उनको भी सीरियसली लेना चाहिए। और ये एक बड़ा अच्छा माध्यम है, जिसमें आप लगभग डेढ़ से लेके 3 महीने और 6 महीने तक आप ऐसी जगह काम करते हैं, जहाँ वास्तव में कुछ हो रहा होता है। तो जब कुछ काम हो रहा होता है, तो वहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है और वहाँ एक जर्मिनेशन हो सकता है। जर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। जैसे आप जब कहाँ काम कर रहे हो, तो वहाँ आप जब देखोगे कि ये समस्या यहाँ हो सकती है, तो दैट इज़ बेसिकली अ प्लेस वेयर यू कैन जर्मिनेट योर आइडियाज़ एंड देन यू कैन ट्राई टू वर्क अपॉन दोज़ आइडियाज़ व्हेन यू वर्क फर्दर। तो ये एक बहुत बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म है, अगर हम उसको उस तरह से लें तो। एसकेटी पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टोरीज वर्थ टेलिंग। बचपन से हम कहानियां सुनते हैं और कहानियों के जरिए ही सीखने की कोशिश करते हैं। और गंभीर बात भी कहानी के जरिए जब कही जाती है तो हमारे मन मस्तिष्क में लंबे समय तक रहती है। बस ऐसी ही शुरुआत है ये एसकेटी पॉडकास्ट की। और आज के खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे नेशनल साइंस डे 2024 की थीम इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। नमस्कार, एसकेटी पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ एसकेटी के स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर एसआर वडेरा, डिप्टी डायरेक्टर आईआईटी जोधपुर, और आप पूर्व में डीआरडीओ डिफेंस लैब जोधपुर के भी निदेशक रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पंडित जी, धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और जोधपुर से खास हमारे इस प्रोग्राम के लिए आप आए, बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि इस वर्ष की थीम है इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत नेशनल साइंस डे के उपलक्ष्य में, हमने काफ़ी तरक्की की है। खास तौर से शहरी इलाकों की हम बात करते हैं, लेकिन जब बात ग्रामीण क्षेत्र की आती है तो लगता है अभी बहुत कुछ काम करना, यानी कि शुरू भी नहीं हो पाया है। आप चूंकि टेक्नोलॉजी डोमेन से आते हैं, इस तरह से हम ये विकसित भारत का एक संकल्प है या परिकल्पना है या हमारा मिशन है, इसमें ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स को इंटीग्रेट करें ग्रास रूट लेवल पे, गाँवों में जो समस्याएं हैं उनको वो ऑब्जर्वेशन के जरिए सबसे पहले पेपर पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे जनरेट करें। अब एक तो देश में जो हमारा आर्थिक विकास है बहुत तेजी से हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा और रहता भी रहेगा। अब कुछ हद तक ठीक भी है कि ज़्यादातर विकास शहरों तक सीमित रहा है, लेकिन अगर हम विकसित भारत की बात करेंगे तो जब तक कि हम आखिरी आदमी तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम कह नहीं सकते कि हम विकसित हुए। और उसमें हमारे बहुत सारे लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और आज के समय में बहुत सारी स्थितियां और परिस्थितियां मौजूद हैं जहां से हम गांवों तक जा सकते हैं। एक हमें विश्वास की बात ज़रूरत है और एक हमारी सोच की बात है। और इसमें जो एक बढ़िया तरीका हो सकता है, जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे हम लोग उनको अलग अलग विषयों में पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, उनको एक गांव से कनेक्ट करने की बात है। तो हम लोग क्या है, हर इंस्टीट्यूट में एक सोशल कनेक्ट प्रोग्राम की तरह अगर चलाएं और अगर लोगों को सोसाइटी से जोड़े और ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों में, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं वहाँ की हो सकती है जो हमें समझ में आ सकती हैं, और जब हमें समझ में आएगी तो उसका समाधान भी होगा। समाधान मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल से वहाँ तक जाने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये हम अगर प्रयास करते हैं
और इस तरह के हम प्रयास करते रहेंगे तो मुझे लगता है ये काम हम कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। जी। एनईपी में भी होलिस्टिक एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो एम्पैथी को बड़ा एम्फसाइज़ किया गया है। और मनुष्य जीवन की अगर हम मूलभूत संरचना के तौर पर भी देखें, तो अगर एम्पैथी नहीं है तो मनुष्य है ही नहीं। यानी कि अपने अलावा बात प्रकृति में जितने भी जीव हैं, नेचर्स हैं, उनके साथ कनेक्ट करने की बात है। गाँव के डोमेन में मैं बात करना चाहता हूँ कि भई सरकार का काम है सड़कें बना सकती है, बिजली दे सकती है, पानी की सुविधाएँ मुहैया करा सकती है। लेकिन हम एग्रीकल्चर डोमेन की बात करते हैं, हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो बहुत बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। आईआईटी जोधपुर से आप हैं, आपने जैसा एक मेडटेक प्रोग्राम भी यूनिक प्रोग्राम शुरू किया है। एग्रीकल्चर से टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए कोई बात किस तरह से आगे लाई जा सकती इसमें एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और इसमें बहुत संभावनाएं भी है। खास तौर से अगर आप देखें तो जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के। एक एस्पेक्ट होता है क्रॉप्स का, कि आपकी फसलों की क्या स्थिति है, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल हो सकता है कि आप जब उसकी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, है? आप उसकी इमेजिंग के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि फसल कितनी पकी हुई है, कितनी नहीं पकी हुई है, कहाँ तक जाएगी, फसल की स्थिति क्या है, ये सारा आप उस रिमोट सेंसिंग और इमेजिंग के माध्यम से कर सकते हैं। उसी तरह से सॉइल की स्टडीज कर सकते हैं। जैसे सॉइल है, सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है। उसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी साइंस में, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप किसानों से जुड़ सकते हैं। आप जुड़ के और वहाँ पे टेक्नोलॉजी इनपुट देके और उनको, और आज के समय में कई सारी चीज़ें वो आसान हो गई है। खास तौर से अगर हम देखा जाए तो हमारे यहाँ इवन गाँव में भी मोबाइल का उपयोग बहुत आराम से लोग करते हैं। और हम अगर मान लो मोबाइल की ऐप बनाएं और वो ऐप बना के और वहाँ तक पहुँचाएं, तो मुझे लगता है कि ये काम हो सकता है और इसी तरह से किया भी जा सकता है। जी, हमारे युवा साथियों को सर के माध्यम से और एसकेडी पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहेंगे, जो भाई साहब है इनका सदुपयोग किया जा सकता है। मनोरंजन के अलावा ज्ञान और ऐसी चीज़ें विकसित करने के लिए किया जा सकता है, जो सभी के लिए उपयोगी होगी। और ख़ास तौर से जो आपने कहा कि मोबाइल ऐप का प्रयोग रूरल डोमेन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, मेडिकल हेल्थ केयर के लिए, फोरकास्टिंग के लिए, सप्लाई चेन के लिए, ग्राहक कहीं और है, सप्लायर कहीं और है, प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है। इन तीनों प्लेटफ़ॉर्म्स को हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। बात करते हैं हम एकेडमिक्स की। हम क्लासरूम से बाहर निकलने की बात हम हमेशा एंडोर्स करते हैं कि हमें केवल सिलेबस और करिकुलम तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सोशल कनेक्ट की बात भी आपने शुरुआत में रखी। इस तरह से हम अपनी इंटर्नशिप का जो एक इशू है, एक महज़ एक फ़ॉर्मेलिटी बनकर नहीं रह जानी चाहिए। इंटर्नशिप की आपने एक सर्टिफ़िकेट एक्वायर कर लिया। इंटर्नशिप कैसे रोल प्ले कर सकती है टू टेक फर्दर दीज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनटू कन्वर्जन ऑफ सॉल्यूशंस? इंटर्नशिप एक बहुत सशक्त माध्यम है, जहाँ से आप लोगों को रियल लाइफ प्रॉब्लम से जुड़ सकते हैं। मुझे खुद को ध्यान है कि मेरे साथ भी कई लोगों ने इंटर्नशिप की और हमेशा मैंने ये कोशिश की कि उनको उस वक्त ये लगना चाहिए कि वो वास्तव में प्रोफेशन में है। अगर आप ये फील करने लग जाओ कि आप वास्तव में प्रोफेशन में हो, तो आप उस तरह से सोचने लग जाओगे। तो इंटर्नशिप को दोनों तरह से स्टूडेंट को भी सीरियसली लेना चाहिए और जहाँ इंटर्नशिप की जा रही है उनको भी सीरियसली लेना चाहिए। और ये एक बड़ा अच्छा माध्यम है जिसमें आप लगभग 1.5 से लेके 3 महीने और 6 महीने तक आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ वास्तव में कुछ हो रहा होता है। तो जब कुछ काम हो रहा होता है तो वहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है और वहाँ एक जर्मिनेशन हो सकता है, जर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। जैसे आप जब कहाँ काम कर रहे हो तो वहाँ आप जब देखोगे कि ये समस्या यहाँ हो सकती है, तो दैट इज बेसिकली ए प्लेस वेयर यू कैन जर्मिनेट योर आइडियाज एंड देन यू कैन ट्राई टू वर्क अपॉन दोज आइडियाज व्हेन यू वर्क फर्दर। तो ये एक बहुत बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है अगर हम उसको उस तरह से लें तो। तो पहली चीज़ तो भावना की है, उसकी सिंसेरिटी की है। और अगर आप उसे महज़ ऐसा एक सर्टिफ़िकेट एक्वायर करने की प्रक्रिया मान के चल रहे हैं, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। आपके करियर के लिए आपके फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकती है। नहीं, सर्टिफिकेट से तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन ज्ञान और उसका उपयोग कैसे करना है वो इंटर्नशिप से मिल सकता है। सर्टिफिकेट से उपयोगिता नहीं होती, सर्टिफिकेट खाली आपको
एक डिग्री या एक सर्टिफिकेट देता है, fulfillment of लेकिन diploma। उपयोगिता आपके ज्ञान की है वो धरातल पे रह के और वहाँ काम करके। और मैं उसको रिपीट करूंगा कि दिस इज ए पॉइंट और दिस इज ए प्लेस वेयर यू कैन रियली थिंक बिग एंड जर्मिनेट योर आइडियाज लाइक एनीथिंग, एंड दैट इज व्हाट इज पर्पस ऑफ इंटर्नशिप। जी। हम सुबह नाश्ते में अंकुरित भोजन का प्रयोग करते हैं। वही जब रॉ मटेरियल के फॉर्म में होता है तो उसमें उतना गुण नहीं होता है। जब उसमें अंकुर जब निकल जाता है तो वो क्वालिटेटिव उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। आपने जो जर्मिनेशन की बात कही है कि आपके आइडियाज़ को क्लासरूम से बाहर निकाल के फील्ड में ले जाके उन्हें जर्मिनेट कीजिए, तब देखिएगा कि उनमें कितनी क्वालिटेटिवनेस बढ़ जाती है। कमिंग टू नाउ सेमिनार्स एंड प्रोजेक्ट, तो शुरुआत हमने फील्ड पे जाकर के इंटर्नशिप के माध्यम से हमने एक धरातल तैयार करने की कोशिश की। अक्सर अभी आमतौर पर देखा गया कि इंटीग्रेशन नहीं है। आपने इंटर्नशिप कहीं और की, आपके सेमिनार प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं किसी और दिशा में जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगर इनको इंटीग्रेट कर देंगे तो जो इनिशियल लेवल पे आपने डेटा लिया है, जो होमवर्क किया है, उसे स्टार्टअप के फॉर्म में आगे लिया जा सकता है? मैं देख रहा हूँ जैसे हम IIT जोधपुर में भी कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर लेवल पे हमारे 2 कोर्सेस है, एक सोशल कनेक्ट है, दूसरा डिजाइन का कोर्स है, इंजीनियरिंग डिजाइन। नाउ व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद सोसाइटी, दैट्स वन एस्पेक्ट वेयर यू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की प्रॉब्लम्स क्या है, गैप्स क्या है, क्या नीड्स है, ये सारी चीज़ें। दूसरा आप जा रहे हो इंजीनियरिंग डिज़ाइन पे, वहाँ पे उन आइडियाज़ को आप कोशिश करते हो थ्रू इंजीनियरिंग डिज़ाइन सॉल्व करने की। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है जहाँ आइडियाज़ आपको मिलते हैं और उन आइडियाज़ को आप एक्चुअल इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, उसको वहाँ से कॉन्सेप्चुलाइज करते हो, कॉन्सेप्चुलाइज करने के बाद में उसको और डेवलप करते हो। और जब आप ये करते हो और उनमें से कई सारे आइडियाज़ ऐसे हो सकते हैं जो आखिर में आपके प्रोजेक्ट की फॉर्म में जा सकते हैं, एंड यू कैन कैरी ऑन विद दोज थिंग्स ऑल थ्रू योर 4 years. सो व्हाट यू स्टार्ट विद द थिंग्स इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल आप स्टार्ट करते हो और उसके बाद में आप उसको चौथे साल तक ले जा सकते हो। और चौथे साल तक ही नहीं, उसके बाद में भी संभावना है, अगर आपके पास में अच्छे आइडियाज है और उसको आप एक लेवल तक ले जा पाते हो तो आप स्टार्टअप पे भी जा सकते हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप पे भी जा सकते हो। तो ये बहुत सारी संभावनाएं वहां से निकल के आती है। तो निश्चित तौर से अगर संभावनाएं बनती है और आपके पास में अच्छे आइडियाज है जो कि वर्केबल है और जो कि सोशल इंटरेस्ट के है, जो कि कंट्री के इंटरेस्ट के हैं, आप उनको निश्चित तौर से फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर एंड बियॉन्ड। जी। इस पूरी यात्रा में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे टीचर्स, क्योंकि वही लोग हैं जो आपके दिमाग की कंडीशनिंग करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, करेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन का फ्लो करते हैं। उनका रोल इस यात्रा में कहाँ और किस तरह से सार्थक हो सकता है? और टीचर्स का रोल तो सबसे बड़ा है। और मतलब जब हम टीचर की बात करते हैं तो टीचिंग डजंट एंड एट द क्लासरूम। तो टीचिंग क्लासरूम में जाके और लेक्चर देके और कुछ बताना इज नॉट ए टीचिंग, इट इज बियॉन्ड, मच बियॉन्ड दैट। और उसमें खास तौर से मेंटरशिप है। और मेंटरशिप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कभी भी स्टूडेंट्स देखेंगे तो सारे स्टूडेंट्स के एस्पिरेशंस बहुत अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स के सेम एस्पिरेशंस होते हैं, लेकिन जब मैं क्लास में रूम में जाता हूँ तो मैं सबको वही चीज़ें पढ़ाता हूँ। तो अगर मैं सबको वही पढ़ा रहा हूँ और एस्पिरेशंस अलग है तो उसको तो अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। तो उसको अकाउंट फॉर करने के लिए हमें हमेशा ये देखना पड़ेगा कि जब हमारे यहाँ स्टूडेंट्स एंटर करते हैं, दे आर रॉ मटीरियल्स, उस वक्त हमें ये असेस करना बहुत ज़रूरी है कि इनकी एस्पिरेशंस क्या है। जब हमें एस्पिरेशंस का पता चलता है तो हमें उनकी कॉम्पिटेंस एनालिसिस करनी पड़ती है। कॉम्पिटेंस एनालिसिस करने से पता चलेगा कि जो एस्पिरेशन और कॉम्पिटेंस है उनका कॉम्बिनेशन कैसा है। वो कॉम्बिनेशन ठीक बैठता है तो हमें एक आइडिया लग जाता है, नहीं तो हमें वहीं पे उनको बताना पड़ता है कि दो योर एस्पिरेशन इज दिस बट योर कॉम्पिटेंस इज दिस, बेटर यू मूव फ्रॉम दिस टू दिस। देन व्हाट हैपेंस, यू कैन फॉर्म ग्रुप्स। उसमें आप ग्रुप बना सकते हैं, एस्पिरेशनल ग्रुप 1 2 3 4 लाइक दैट। एंड देन व्हाट यू डू, though you are teaching maybe some common courses, but you should have some personalized courses, and wherein you see that whatever aspirations they have got, you should be able to see that they grow in those aspirations, and when they come out of your institute they are a good professional, good citizen of the country. तो ये एक प्रोसेस जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग वे में बट बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में करना होगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, विल बी एबल टू क्रिएट
better output from our institutes, which will be really useful for the country, which will be really working for the growth of the country. तब हम विकसित भारत की बात कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो फिर हम विकसित भारत की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विकसित भारत हमारे युवाओं के माध्यम से होगा। हमारे युवा उसके लिए एक बहुत बड़ी कड़ी होगी। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि जो भी युवा हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, और खाली हायर एजुकेशन की बात नहीं है, कई लोग हायर एजुकेशन तक नहीं जा पाते, तो उनके लिए वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, तो वो स्किल्स भी होती है, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सब हमें देखना बहुत ज़रूरी है, और हर लेवल पे मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है, और एस्पिरेशंस को एड्रेस करना। जी, ये तो बात रही स्टूडेंट की, फैकल्टी की, लेकिन अभी भी एक और आयाम है, वो है घर। जब विद्यार्थी अपने घर वापस जाता है तो पेरेंट्स के अपने एस्पिरेशन हैं, सोसाइटी के अपने एस्पिरेशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस भी साथ में जुड़ी हुई हैं, और अक्सर ये देखा जाता है कि जो माता-पिता खुद अपने जीवन में न कर पाए, वो सपने अपने बच्चे में ढूँढने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जब वो अपने पेरेंट्स के साथ में जब इंटरेक्ट करता है और जो इंस्टीट्यूशन से उसने एक्वायर किया या उसने जो खुद जर्नी तय करने की बात सोची, वहाँ कहीं न कहीं गैप होता है। और हर माँ-बाप को उस यार्डस्टिक से अपने बच्चों को नापता है, नापने की कोशिश करता है, जिसमें 20 साल, 30 साल पहले जब उसने खुद की अपनी कॉलेज की यात्रा की थी, उस समय का दौर क्या था? और वहीं से गैप बनता है, और वो उस विरोधाभास में चीज़ें जो एक सुदृढ़ शेप में आगे जा सकती है, वो नहीं हो पाती है। पेरेंट्स के लिए क्या आपकी टेक रहेगी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कई बार होती है, पीयर प्रेशर और कंपैरिजन। लेकिन मूलभूत रूप से कंपैरिजन करना ही गलत है, बिकॉज़ नो टू इंडिविजुअल्स आर सेम। जो दो लोग सेम ही नहीं है तो उनको कंपेयर करने की ज़रूरत है। तो जब हम कंपेयर करने लगते हैं और जब हम देखते हैं कि वो क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं। हर एक व्यक्ति में एक अपनी अलग से कॉन्फिडेंस होती है, हर एक का अपना एक इंटरेस्ट होता है। तो पेरेंट्स को भी ये देखना बहुत ज़रूरी है। यस, पेरेंट्स का रोल होता है गाइड करना, पेरेंट्स का रोल होता है कि उनका बेटा जो एक अच्छी दिशा में जाए, लेकिन सही दिशा में भी जाना चाहिए। अगर हम उस पे प्रेशर डालेंगे और उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो उसकी कॉन्फिडेंस भी नहीं बनेगी और उसका आउटपुट भी नहीं बनेगा, और वो प्रॉब्लम पेरेंट के लिए भी होगी, स्टूडेंट के लिए भी होगी, और सोसाइटी के लिए भी होगी, और कंट्री के लिए भी होगी। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को कि उसका बच्चे का जो कॉन्फिडेंस भी क्या है, इंटरेस्ट क्या है। और निश्चित तौर से मैं बता रहा हूँ, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस होता है जो कि दूसरे में नहीं होता है। उसको आगे लाना बहुत ज़रूरी है, और पीयर प्रेशर में ले जाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, और हर एक व्यक्ति सब कुछ नहीं बन सकता है। और मैं कई बार ये कहता हूँ कि जैसे मान लो हमारे देश में जेईई के लिए भी करीब-करीब 14-15 लाख लोग इम्तिहान देते हैं, उसमें से 25,000 लोग पास होते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन उसके बाद में कितने बचते हैं? मान लो अगर 15 लाख ले तो 14,75,000 बचते हैं। तो क्या सारे ही बेकार हैं? क्या उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब में होती है। निश्चित तौर से जो वहाँ गए हैं वो अच्छे होंगे, लेकिन बाकी भी अच्छे होंगे। तो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इट इज़ ऑल बिगिनिंग ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स का तो बिगिनिंग ऑफ लाइफ है। उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। उसमें फ्रीडम की भी ज़रूरत है, फ्लेक्सिबिलिटीज़ की भी ज़रूरत है, उसको अपॉर्च्युनिटी देने की ज़रूरत है, और उसको गाइड करने की ज़रूरत है, रादर देन उस पे प्रेशर डालने की। सो दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम पेरेंट्स। अगर वो पेरेंट्स नहीं कर पाएँगे, तो निश्चित तौर से कॉन्फिडेंस वाला पार्ट नहीं आएगा, और कहीं न कहीं समस्याएँ बढ़ेगी, डिप्रेशन होगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी, और वो सब जो है किसी के लिए भी बनेगी। जी, हर व्यक्ति यूनिक है, अपनी इंटरेस्ट और कॉम्पिटेंस को अगर ठीक से गेज कर सकते हैं, तो यात्रा खूबसूरत हो सकती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। विकसित भारत की यात्रा के में आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम डेमोग्राफिक डिवीजन के तौर पर सबसे युवा देश हैं पूरे विश्व में, लगभग 7% हमारी आबादी युवा है। आप बहुत, बहुत, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन शुरुआत आपको करनी होगी, आपके ऑब्जर्वेशन से, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, और फिर सिंसियरली उसको एड्रेस करने के साथ जुड़ेगी। और सिर्फ़ इतना मत सोचें कि आपको एक अच्छी नौकरी पाने की भी शिक्षा अर्जित करनी है। आपको इससे ज़्यादा कहीं कुछ करना है। आपका स्टार्टअप अनेक-अनेक लोगों को रोज़गार दे सकता है, और इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज़ की मदद से हम
और देश की अर्थव्यवस्था में एक अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। चलते-चलते युवाओं के लिए कोई खास संदेश आप देना चाहेंगे? युवाओं के लिए एक ही बात है, अ, युवाओं के लिए नहीं, वैसे मैं कहूँगा हम सबके लिए, सबके और युवाओं के लिए खास तौर से बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखिए, स्काई इज द लिमिट। हमारी समस्या कई बार ये होती है कि हम अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते, हम देखा देखी करने की कोशिश करते हैं, कुछ और सोचते हैं, लेकिन आप में बहुत बड़ी काबिलियत है, उसको ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढिए। आपकी काबिलियत दूसरे में आपको नजर नहीं आ सकती। कई बार हम दूसरे को देखते हैं और देख के काम करने की कोशिश करते हैं, और उसकी काबिलियत हमारे कभी काम नहीं आएगी, हमारी अपनी काबिलियत काम आएगी। आप अपने अंदर झांकिए, अंदर देखिए, अपने को खोजिए, और अगर आपको स्पर्धा भी करनी है, कंपटीशन भी करनी है, तो अपने आप से करें। जितनी आप अपने से कंपटीशन करेंगे, आप अपने आप को उससे बेहतर बनाते जाएंगे। और हमारा उद्देश्य भी क्या है? खुद को बेहतर बनाना। और खुद को बेहतर बनाना है तो compete किसके साथ करना है? तो स्पर्धा किसके साथ करनी है? खुद के साथ करिए ना, तो आप बेहतर बनते जाएंगे। एंड एवरी डे यू विल क्रिएट ए बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, एंड दैट इज व्हाट, एंड यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ। दैट्स व्हाट परहैप्स इफ वी कैन डू, आई टेल यू, स्काई इज द लिमिट। कोई सीमाएं नहीं है, हम सारी सीमाएं पार करके कहीं पे भी पहुंच सकते। Thank you, Professor Varela, for being with us, and thank you for this wonderful conversation. और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नए एक्सपर्ट के साथ में। देखते रहिए SKIT पॉडकास्ट। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।